सीतारामम 2022 में आई ड्रामा रोमांस मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होती है और समय दिखाया जाता है 1964 का और जगह होती है पीओके। वहाँ पर एक टेररिस्ट कैंप होता है। वहीं पर एक छोटी सी बच्ची मुर्गियों के साथ खेल रही होती है जिसका नाम वाहिदा होता है। वह बगल के एक गड्ढे में गिरने वाली होती है। तभी उसका भाई जिसका नाम रसूल होता है वाहिदा को बचा लेता है। वहाँ एक मौलवी होता है जो एक नया ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करता है और इसमें वहाँ की आर्मी भी उनके साथ मिली हुई होती है। पाकिस्तान आर्मी मुजाहिदीन को लेकर अपने साथ जा रहे होते हैं तो वहाँ का मेजर जिसका नाम तारिक होता है रास्ता रोकता है। वह अपने सीनियर को कॉल करता है तो उसका सीनियर रास्ता खोलने के लिए कह देता है तो मेजर तारिक रास्ता खोल देता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर को फतह करने का प्लान बनाया जाता है जिसमें कश्मीरी जनता विद्रोह करेगी और इसमें इंडियन आर्मी हमारी मदद करेगी। वहाँ का मौलवी 5 से 6 लड़कों को कश्मीर में घुसा देता है और उनका काम रहता है वहाँ की आवाम में घुल मिल कर रहना और किसी को शक ना हो कि यह मुजाहिदीन है। फिर दिखाया जाता है लंदन का। वहाँ पर एक आफरीन नाम की लड़की होती है जो एक विस्की की बोतल खरीदती है और बाहर एक कार खड़ी होती है। आफरीन उसे उस कार पर फेंक देती है जिससे आग लग जाती है। यह कार आनंद मेहता की होती है और आफरीन से माफ़ी मांगने को कहता है लेकिन आफरीन माफ़ी मांगने से मना कर देती है। तब आनंद मेहता कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी तो 1 महीने में 10 लाख रुपए दे दो और फिर मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। आफरीन कहती है कि तुम्हें 1 महीने में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। आफरीन ने पिछले 2 साल से अपने दादा से बात नहीं की थी लेकिन पैसे मांगने के लिए वह अपने देश पाकिस्तान जाती है और अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके दादा की मृत्यु हो चुकी है। उसके अंकल कहते हैं कि तुमको इतने कॉल किए गए मगर तुमने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, तुम्हारे दादा की मृत्यु हो चुकी है। आफरीन कहती है कि यह सब कैसे हुआ। उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारी ही याद में आफरीन कहती है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे दादा ने कुछ तो छोड़ कर गए होंगे मेरे लिए। उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे ये खत दिया है और तुमको इसे इंडिया लेकर जाना है, राम के पास। आफरीन उस खत को फेंक देती है और कहती है कि मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं यहाँ फालतू काम करने के लिए नहीं आई हूँ। उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारे दादा ने यह कहा है कि जब तक तुम यह खत इंडिया नहीं पहुँचाओगी तब तक तुमको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। फिर आफरीन को हार मानकर यह खत लेकर जाना पड़ता है। आफरीन उस खत को लेकर इंडिया पहुँचती है और सबसे पहले वह नूरजहाँ पैलेस जाती है लेकिन वहाँ जाने पर पता चलता है कि वहाँ की रानी नूरजहाँ ने उस पैलेस को गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया था लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए। अब आफरीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह अपने फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड एक आदमी बालाजी के बारे में बताती है, वह उसके सीनियर थे, वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बालाजी आफरीन से मिलता है और वह उसकी मदद करने के लिए कहता है। आफरीन कहती कि यह खत राम तक पहुँचाना है, लेटर 20 साल पुराना है, इसको राम ने लिखा होता है और सीता तक पहुँचाना है। राम कौन है यह भी पता नहीं और सीता कौन है यह भी पता नहीं। आफरीन बालाजी के साथ सुब्रमण्यम जी से मिलने जाती है, वही नूरजहाँ पैलेस की देखभाल करते थे। सुब्रमण्यम जी कहते हैं कि सीता महालक्ष्मी नाम की कोई भी लड़की नूरजहाँ पैलेस में कभी भी काम नहीं करती थी। अब सीता महालक्ष्मी को ढूंढना कठिन था तो बालाजी कहता है कि सीता महालक्ष्मी कैसे मिलेगी यह तो राम ही जाने। तब आफरीन को आइडिया आता है कि अगर हम राम को ढूंढ ले तो सीता को ढूंढना आसान हो जाएगा और राम के बारे में हमें इतना पता है कि लेफ्टिनेंट राम सर्विस ईयर 1965 मद्रास रेजिमेंट, इतना बहुत है राम को ढूंढने के लिए। बालाजी आफरीन को अपने मामा से मिलवाता है। उसके मामा आर्मी में रहते हैं। वह आफरीन को आर्मी की लाइब्रेरी में आने की सलाह देते हैं, उन्हें वहाँ कुछ मिल जाए। और आफरीन लाइब्रेरी में लेफ्टिनेंट राम के बारे में ढूंढती है। उसे एक अखबार मिलता है जिसमें राम की फोटो रहती है और उसके साथ राम का दोस्त विकास रहता है। बालाजी के मामा जी विकास को जानते रहते हैं तो वह आफरीन को विकास का एड्रेस दे देते हैं। आफरीन विकास से मिलती है। फिर दिखाया जाता है मद्रास रेजिमेंट श्रीनगर। वहाँ पर बर्फ पड़ रही होती है। लेफ्टिनेंट राम और उसके सीनियर विष्णु सर पहाड़ों पर तैनात रहते हैं। 15 दिनों से बर्फ पड़ रही होती है जिसके कारण खाना खत्म हो गया होता है और बर्फ से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए होते हैं जिससे कोई भी उनकी टीम का उन तक पहुंच नहीं पा रहा होता है। तभी कुछ सिविलियन अपने खच्चरों के साथ वहां दिखाई पड़ते हैं। विष्णु सर लेफ्टिनेंट राम को उन पर गोली चलाने का ऑर्डर देता है मगर राम को लगता है कि यह कश्मीरी मुस्लिम हो सकते हैं तो वह गलत जगह निशाना लगाता है जिससे कि उनकी जान बच जाती है और वह कश्मीरी मुस्लिम होते हैं।
जो राशन पहुंचाने के लिए आए होते हैं। इस पर विष्णु सर राम पर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें रिटन एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। फिर दिखाया जाता है पाकिस्तान का। उन्होंने जिन बच्चों को कश्मीर में रहने के लिए भेजा था, अब वह कश्मीरी आवाम के साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। अंसारी जमील को बुलाता है और उसे अपने बच्चों के बारे में बताता है जिनको उसने कश्मीर में भेजा था। जमील मेजर सलवंत को बताता है। मेजर सलवंत को जैसे ही खबर पता चलता है, वह तुरंत मीटिंग रखता है। कैप्टन विष्णु पूछता है इतनी रात को मीटिंग क्यों? मेजर सलवंत कहता है कि कश्मीर में पाकिस्तानी बच्चे कश्मीरी मुसलमानों की तरह रह रहे हैं, वह भी पिछले 6 महीनों से। मुझे उनके प्लान का तो पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है। लेफ्टिनेंट राम कहता है कि सारे बच्चे माइनर हैं और यह खबर किसने दी है? विष्णु अपने 5 सैनिकों को लेकर जाता है, लेकिन राम को अपने साथ नहीं लेता। कैप्टन विष्णु अपने सैनिकों को अपने साथ लेता है और सारे बच्चों को मार डालता है। बच्चों को मारने के कारण कश्मीरी जनता सैनिकों पर पत्थर फेंकने लगती है। जनता आर्मी से नाराज हो जाती है और यही अंसारी चाहता था, इसलिए उसने बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करवाया था। इसके आगे कुछ बड़ा होने वाला था। लेफ्टिनेंट राम जमील को ढूंढता है, लेकिन वह मिलता नहीं है। कोई भी बाहर नहीं होता, कर्फ्यू लगा होता है और अंसारी ने रेडियो के माध्यम से लोगों को भड़का रहा होता है और एक हिंदू विलेज अगरतला को जलाने के लिए कहते हैं। राम और उसके दोस्त सुन लेते हैं। उन्हें अगरतला को भी बचाना है और हिंदू मुसलमानों के झगड़े को भी रोकना है। वह अगरतला पहुंचते हैं। राम के पास कोई प्लान नहीं होता कि गांव को कैसे खाली किया जाए। वह अपने दोस्त से कहता है कि तुम एक बच्चे को लेकर भाग जाओ, जिससे गांव वाले तुम्हारे पीछे भागने लगेंगे, और कुछ लोगों को वह एक महफूज जगह पर छिपा देता है। कश्मीरी मुसलमान अगरतला को फूंकने के लिए पहुंचते हैं और गांव में आग लगा देते हैं। वह उस जगह को भी जलाने लगते हैं जहां पर लोग छुपे थे। राम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं रुकते। तभी वहीं पर जमील मिलता है। राम जमील से पूछता है कि बताओ सच्चाई क्या है। जमील बताता है कि वह बच्चे सच में टेररिस्ट ही थे। तब कश्मीरी मुसलमान को समझ में आता है और फिर वही गांव वाले आग को बुझाते हैं। यह देखकर हिंदू मुसलमान एक हो जाते हैं और इस तरह राम हिंसा को रोक देता है। अब पूरा देश आर्मी को हीरो समझने लगता है। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से विजय लक्ष्मी जी राम और उनके दोस्तों का इंटरव्यू करने आती हैं। वह राम से पूछती हैं कि तुम बताओ अपने परिवार से क्या कहना चाहोगे। तो राम कहता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, आई एम द ओनली सोल्जर। विजय लक्ष्मी जी कहती हैं राम एक अकेला सैनिक है, उसके परिवार का कोई नहीं जिसे वह बता सके कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैं अपने बेटे राम को कल ही एक लेटर लिख रही हूँ। अब उसका हाल पूछने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और फिर राम के लिए बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं, जिसमें उसकी बहन, माँ, चाची सभी चिट्ठी होती है। वह सब चिट्ठियों को पढ़ता और उनका रिप्लाई भी देता और 2 महीनों के लिए छुट्टी मांगता है। वह अपने परिवार से मिलना चाहता है। एक चिट्ठी का रिप्लाई देना भूल जाता है। यह चिट्ठी रहती है सीता महालक्ष्मी की। सीता अपने आप को राम की पत्नी बताती है और कहती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और उसने अपना एड्रेस भी नहीं लिखा था। दूसरी बार चिट्ठी आती है, उसमें भी सीता महालक्ष्मी की चिट्ठी रहती है। राम सबसे पहले वही चिट्ठी पढ़ता है। उसे तो मानो सीता से प्यार ही हो जाता है, मगर उसमें सीता का एड्रेस नहीं होता। अब राम हर महीने सीता की चिट्ठियों का वेट करता और उन्हें बार बार पढ़ता। एक बार की चिट्ठी में सीता ने लिखा होता है और 12 तारीख को हैदराबाद में ऑस्टन मैजिक शो देखने जा रही है। दिल्ली से हैदराबाद 48 घंटे का सफ़र। फिर राम दिल्ली ट्रेन में जाता है। वहाँ पर राम सीता को ढूंढने की कोशिश करता है। विकास और राम दोनों ट्रेन के टीटी से ट्रेन में सीता को ढूंढने के लिए कहता है। टीटी बताता है कि ट्रेन की 4 बोगियाँ मद्रास मेल में कनेक्ट हो जाएंगी भोपाल से, और बाकी की बोगियाँ हैदराबाद जाएंगी। लड़की कहाँ जा रही है? राम बताता है कि हैदराबाद। टीटी और राम पूरी ट्रेन में सीता को ढूंढते हैं, मगर सीता नहीं मिलती। अब अंतिम डिब्बा बचता है, उसमें सीता मिल जाती है। राम सीता को उनकी चिट्ठियों के उत्तर दे देता है और अगले स्टेशन पर मिलने के लिए कहता है, मगर वह गलत डिब्बे में बैठ जाता है, जिससे सीता से नहीं मिल पाता और हैदराबाद में अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है। मगर राम के दोस्त का फ़ोन ख़राब होता है, जिसकी वजह से सीता कॉल नहीं कर पाती और राम इधर परेशान हो रहा होता है कि अब सीता से कैसे मिलेगा। आखिरी चांस वो भी गया। तभी सीता आती है और राम से मिलती है। वह बस इतना बताने के लिए आई होती है कि वह राम से ना मिले तो अच्छा होगा। राम कहता कि ऐसा लगता है हम दोनों जन्म जन्म का नाता है।
अपना एड्रेस तो बता दो। मगर सीता एड्रेस नहीं बताती और चली जाती है। फिर आफरीन को दिखाया जाता है विकास आर्मी से छुट्टी पर घर आने के बाद वह दोबारा आर्मी में नहीं जा पाया। घर के माहौल ने उसे जाने नहीं दिया और वह दोबारा राम से कभी नहीं मिल पाया। आफरीन एक फ़ोटो देखती है, उसमें राम, विकास सर और विष्णु सर होते हैं। आफरीन फिर विष्णु सर का कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है। सीता के बारे में पूछने के लिए आफरीन विष्णु सर को कॉल करती है और जब तक विष्णु सर कॉल पर आते हैं तब तक वह वहां से चली जाती है। विष्णु सर को जैसे ही पता चलता है कि वह आफरीन के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। वह कहां से आई है, क्या कर रही है, किसके बारे में पता कर रही है। इसमें विष्णु सर ब्रिगेडियर बन गए होते हैं और जैसे ही विष्णु सर को पता चलता है कि आफरीन को उनका नंबर विकास ने दिया है, वह अनंतपुर जाने लगते हैं। इसके बाद आफरीन राम के दोस्त के घर पर जाती है जहां पर राम रुका था। उस समय जब राम सीता को ढूंढ रहा था तब अखबार में ऑस्टिन मैजिक शो के बारे में पता चलता है जिसका जिक्र सीता ने अपने खत में किया था। उस मैजिक शो में सीता आती है और वहीं राम भी आता है और फिर राम को सीता की भाभी उसका एड्रेस दे देती है। अब राम सीता से बार बार मिलता है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। राम और सीता बारिश में भीग गए होते हैं। वह अपने लिए घर देख रहे होते हैं रेंट पर रहने के लिए। वहीं पर एक लड़की सीता से पूछती है कि आप लोगों ने लव मैरिज किया है, आप लोग पहले कहाँ मिले थे? तो सीता कहती है कि कश्मीर में। उस दिन अगरता में आग लगी हुई थी, तभी मैंने राम को देखा। राम ने मेरी जान बचाई। मगर उस दिन राम ने सीता को नहीं देखा था, वह तो पहली बार ट्रेन में मिला था। राम सीता से शादी करना चाहता है, उसके लिए वह पैलेस जाता है। पैलेस में सीता भरतनाट्यम कर रही होती है। राम कहता है कि राजकुमारी को भरतनाट्यम सिखाने का काम बहुत अच्छा है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मगर सीता बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। बालाजी राम के दोस्त से कहता है कि इतना अच्छा लड़का है, फिर भी सीता ने हाँ क्यों नहीं कहा। उसका दोस्त कहता है कि मैंने भी यही सवाल पूछा था, फिर उसके बाद से मैं कभी उससे नहीं मिला। वह अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। फिर आफरीन कहती है कि मैं सीता को कैसे ढूंढूंगी। उस समय जब सीता राम से मिलने आई थी उसके घर पर, तब राम ने उसकी एक फ़ोटो खींची थी। उस फोटो को लेकर आफरीन पैलेस जाती है। जैसे ही आफरीन पैलेस के अंदर जाती है, वहाँ एक फ़ोटो लगा होता है सीता महालक्ष्मी का और नाम लिखा होता है प्रिंसेस नूरजहाँ। यानी सीता महालक्ष्मी प्रिंसेस नूरजहाँ थी और सीता महालक्ष्मी के नाम से राम को लेटर लिख रही थी। विष्णु सर विकास से मिलते हैं और उससे पूछता है कि तुमने किसको जानकारी दी है। विकास बताता है कि आफरीन लंदन से है। इस पर विष्णु कहता है कि वह पाकिस्तान से आई है, क्या तुम्हें पता है कि वह इस समय कहाँ होगी? तो विकास उसको एक होटल का एड्रेस देता है जो आफरीन ने दिया था। सीता महालक्ष्मी दरअसल सीता नहीं, वह नूरजहाँ होती है। अब राम को नहीं समझ में आ रहा होता है कि सीता ने कुछ क्यों नहीं कहा। सीता सच्चाई जानती थी कि यह शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन वह राम से प्यार करती थी और वह जानती थी कि वह राम को ना नहीं कर पाएगी। सीता की भाभी कहती है कि तुम अपने भाई को जानती हो, वह कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा। तभी खबर आती है कि ओमान में विद्रोह हो गया है, जिसमें वहाँ के सुल्तान ने सारे इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लिया है। रात भर में 60 करोड़ का लॉस हो गया है। अब केवल एक ही तरीका है, ओमान के सुल्तान के साथ रिश्ता जोड़ ले। ओमान के सुल्तान की कोई बेटी नहीं है, नहीं तो हम मैरिज प्रपोजल भेज देते। उनका केवल एक बेटा है जिसके लिए हम प्रिंसेस का मैरिज प्रपोजल भेज सकते हैं, और वह भी अगर ओमान के सुल्तान को अगर पसंद आया तो। राम सीता से दोबारा मिलने जाता है। वह सीता से कहता है कि मैंने यह कैसे सोच लिया कि मैं प्रपोज करूंगा और सीता मान जाएगी। उसे अभी मेरे बारे में सारी चीज़ें कहाँ पता है। मेरी 600 रुपये सैलरी है, 12,000 रुपये मेरे अकाउंट में है, हम घर खरीद सकते हैं। देखो तुम्हें जितना टाइम लेना है ले सकते हो, जो भी बात है मुझे बता दो। सीता जवाब देना चाहती है मगर कहती है कि इस समय हालात ही ख़राब है। फिर राम जाने लगता है तो सीता कहती है कि कश्मीर जा रहे हो। इस पर राम कहता है कि मैं
तुम्हारे साथ अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, मगर तुम्हें अगर और टाइम चाहिए तो मुझे अकेले जाना होगा। राम चला जाता है। फिर सीता भी उसके पीछे चली जाती है। वह अपनी भाभी से कहती है कि तुम कुछ भी करके मैनेज कर लो। सीता राम के साथ उसके सभी फैमिली मेम्बर से मिलती है जिन्होंने उसे खत लिखा था, और फिर दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब राम की कल रात की ट्रेन होती है। राम सीता से कहता है कि तुम कल 10 बजे मुझे मिलने आओगी। सीता कुछ नहीं कहती। ओमान के एम्बेसडर सीता से मिलने आते हैं। वह सीता के लिए एक खत लिए होते हैं और वह सीता को ही पढ़कर सुनाना चाहते हैं, और उसी रात राम चला जाता है और सीता उससे मिलने नहीं आ पाती। राम सीता से बहुत नाराज़ होता है। वह उसे कॉल करता है मगर बात नहीं हो पाती। प्रिंस ऑफ ओमान नूरजहां से शादी करने के लिए मान जाते हैं। एक रिपोर्टर राम और सीता की फ़ोटोज खींच लेता है और अखबार में छाप देता है। यह खबर ओमान के एम्बेसडर के पास पहुंच जाती है। वह इस बात का एक्सप्लेनेशन सीता से यानी नूरजहां से मांगते हैं। नूरजहां का भाई कहता है कि ये फेक न्यूज़ है, मगर नूरजहां कहती है कि दिस इज़ द ट्रूथ। हाँ, मैं राम से प्यार करती हूँ। नूरजहां का भाई कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर। सीता कहती है कि मैं राम से प्यार करती हूँ। उसका भाई कहता है कि तुम्हें पता है इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। नूरजहां कहती है कि तुम मेरी सारी संपत्ति रख सकते हो। नूरजहां राम से मिलने श्रीनगर जाती है और उस रिपोर्टर को एक थैंक यू नोट भी भेजती है, जिसकी वजह से उसने अपने प्यार को कबूल किया। नूरजहां श्रीनगर जाती है और राम से मिलती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। बालाजी कहता है कि आखिर में दोनों मिल ही गए, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। और फिर आफरीन लंदन फ़ोन लगाती है जहाँ पर नूरजहां होती है। वहाँ बात करने से पता चलता है कि नूरजहां कश्मीर गई है। हर साल इस महीने में वह कश्मीर जाती है। आफरीन वहाँ का एड्रेस लेती है। आफरीन और बालाजी दोनों कश्मीर जाते हैं और जैसे ही वह कश्मीर उतरते हैं वहाँ की आर्मी उन्हें पकड़ लेती है। वह आफरीन को पकड़ती है लेकिन बालाजी को नहीं पकड़ती। वह आफरीन से पूछताछ करती है। वहाँ की आर्मी कैप्टन कहता है कि बताओ तुम राम के बारे में क्यों जानना चाहती हो। ही वाज आर्मी ट्रेटर। आफरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्रिगेडियर विष्णु पहुँचता है। वह कहता है कि राम भगोड़ा नहीं था। तुम्हारे दादा अबू तारिक और राम का मेरे सर पर बहुत बड़ा कर्ज है। फिर विष्णु सर आफरीन को बताते हैं कि एक बार विष्णु अपनी पत्नी के साथ होटल में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राम आता है और साथ में सीता भी होती है। विष्णु सर राम को अपनी वाइफ से मिलवाते हैं। विष्णु सर की वाइफ बताती है कि विष्णु राम को बहुत पसंद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तभी वहीं पर पाकिस्तान से आए हुए लड़कों में से एक लड़का रसूल विष्णु सर पर गन लगा देता है, लेकिन राम उसे पकड़ लेता है। राम उस लड़के से अंसारी की एड्रेस ले लेता है। वह लड़का कहता है कि फोटो में जो लड़की वाहिदा है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। राम उस लड़के को वादा करता है कि वाहिदा को कुछ नहीं होगा। अब आगे मीटिंग होती है। यह कैसा मिशन होता है? अब आगे मीटिंग होती है। यह एक ऐसा मिशन होता है जिसमें अगर तुम वापस आए तो कोई सम्मान नहीं मिलेगा। उसके अगले दिन जस्ट अ नॉर्मल डे, मगर प्रॉब्लम तब होगी जब तुम वापस नहीं लौटोगे। इंडियन आर्मी तुम्हें भूल जाएगी। पाकिस्तान का एक आर्मी हमने अपने जेल में रखा है। थोड़ा वजन भी बढ़ गया है, लेकिन वहाँ की खातिरदारी ऐसी नहीं होती है। वह तुम्हें टॉर्चर करेंगे, तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। वहाँ की ज़िंदगी नर्क है और मौत स्वर्ग। तो तुम जाने के लिए तैयार हो? विष्णु सर और राम और उनकी टीम तैयार हो जाती है। राम को सीता के लिए डर लग रहा होता है। वह पहले कभी नहीं डरता था, लेकिन अब उसे डर लगता है सीता से। वह सीता से मिलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है। सीता ने अभी राम को अपने प्रिंसेस होने के बारे में नहीं बताया था। सीता भी डरी हुई होती है और राम से कहती है कि तुम्हें वापस लौटना होगा। राम कहता है कि अगर मैं ना लौटा तो तुम जीवन में आगे बढ़ जाना। राम मिशन पर चला जाता है। वह अंसारी को तो मार देता है, मगर जब वह वापस लौट रहे होते हैं तो वहाँ आग लग गई होती है और अंदर वाहिदा जो छोटी बच्ची होती है वह फंस गई होती है। राम उस बच्ची को बचाने में लग जाता है और विष्णु सर उसे कह रहे होते हैं कि राम चलो, हम फंस जाएंगे। राम जब तक बच्चों को निकालता है तब तक पाकिस्तान आर्मी वहां पहुंच चुकी होती है और दोनों को पकड़ लेती है। बाकी पूरी टीम निकल गई होती है। पाकिस्तान आर्मी विष्णु और राम के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही होती है, बहुत टॉर्चर करती है, मगर उन्हें मरने नहीं देती। इधर सीता राम के लिए परेशान होती है। वह ऑफिसर से पूछती है कि राम कहाँ है। ऑफिसर कुछ भी बताने से मना कर देता है कि वह मिसिंग है।
वह कहता है कि उन्होंने आर्मी छोड़ दी। विष्णु सर की पत्नी भी विष्णु सर को ढूंढ रही होती है। सीता को पता चल रहा होता है कि राम पाकिस्तानी जेल में है। वह अपने भाई से मदद करने के लिए कहती है। वह अपने भाई से कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, बस उसे इंडिया वापस लेते आइए। सीता का भाई पाकिस्तान ऑफिसर से बात करता है और उन्होंने जो पाकिस्तान ऑफिसर अब्बास को पकड़ा था उसके बदले में दोनों ऑफिसर विष्णु और राम को छोड़ने के लिए कहता है। पाकिस्तानी ऑफिसर मान जाता है। तारिक दोनों को खुशखबरी देता है कि तुम दोनों छूटने वाले हो। मगर कुछ समय बाद कॉल आता है कि दोनों को नहीं छोड़ा जा रहा है, केवल एक जाएगा। विष्णु सर कहते हैं कि हम दोनों में से कौन जा रहा है, राम या अनाथ जा रहा है। राम कहता है कि अगर हम दोनों में से किसी को जाना होगा तो आप जाएंगे, और हाँ, मैं भी अनाथ नहीं हूँ। कोई है जो मरते दम तक मेरा इंतजार करेगा। विष्णु सर वहाँ से छूट जाते हैं। विष्णु सर आफरीन को बताते हैं कि जब मैं वहाँ से छूटा तो उस साल पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया के 12 आर्मी बेस लोकेशन के बारे में पता चला। इंडियन आर्मी को पता चला कि यह राम ने लीक किया होगा और राम को गद्दार घोषित कर दिया गया। और मुझे लगता है कि उसने नहीं किया होगा। जिस दुनिया ने राम को पहचान दी थी उन्होंने उसे गद्दार घोषित कर दिया और इसका बोझ सीता उठा रही थी। विष्णु सर आफरीन से कहता है कि उस दिन राम ने जिस लड़की को बचाया था उसका नाम वाहिदा था। आफरीन, यह तो मेरे बचपन का नाम है, आपको कैसे पता? विष्णु सर कहते हैं कि उस दिन राम ने तुमको बचाया था, तुम्हारी वजह से ही राम की यह हालत हुई और मैं नरक की ज़िंदगी झेल रहा हूँ। विष्णु सर कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें पाकिस्तान भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। विष्णु सर आफरीन से लेटर मांगते हैं और कहते हैं कि मैं सीता को दे दूंगा। आफरीन कहती है कि लेटर मेरे पास नहीं है, वह बालाजी के पास है। बालाजी ने अब तक सीता को दे दिया होगा। विष्णु सर कहते हैं कि सीता कश्मीर में है, वह कश्मीर में क्या कर रही है? बालाजी लेटर ले जाकर सीता को दे देता है। सीता लेटर पढ़ती है। लेटर में राम बताता है कि विष्णु सर के पास कोई और चॉइस नहीं थी। उन्होंने मुझे कश्मीर के आर्मी बेस के बारे में पूछा, मैंने मना कर दिया। उन्होंने विष्णु सर को धमकाया और उनके परिवार को मारने की धमकी दी, जिससे विष्णु सर ने कोऑर्डिनेट्स पाकिस्तान आर्मी को दे दिए और उन्हें छोड़ दिया गया। मुझे माफ़ करना सीता, मैं तुम्हारे पास वापस ना आ सका। यह लेटर जब तक तुम्हारे पास पहुंचेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। 600 रुपये तनख्वाह वाले आर्मी ऑफिसर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आने वाली प्रिंसेस नूरजहां को इस जन्म के लिए अलविदा। लेटर के साथ एक अखबार का टुकड़ा भी रहता है जिसमें प्रिंसेस नूरजहां की फोटो छपी हुई होती है। फिर राम को फांसी दे दी जाती है। राम के लेटर के आधार पर ब्रिगेडियर विष्णु पर इंक्वायरी बैठाई जाती है, जिस पर विष्णु अपने आप को गोली मार देता है और मर जाता है। आफरीन सीता से मिलती है और उसे गले लगाकर उससे माफ़ी मांगती है। सीता लेटर के लिए उसका धन्यवाद करती है। आफरीन पूछती है कि क्या राम जिंदा है? सीता कहती है कि नहीं, राम को आर्मी द्वारा सम्मान दिया जाता है। आफरीन ने न सिर्फ लेटर पहुंचाया बल्कि पाकिस्तान में बंदी 18 सैनिकों को भी रिहा कराया और यही मूवी का एंड हो जाता है।